नमस्कार, मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ। आज अपने इस प्रोग्राम में हमारे साथ यूपी सिविल सर्विसेज में बहुत सीनियर IAS ऑफिसर रहे श्री आलोक रंजन सर, जो हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव रहे, वो हमारे साथ हैं। इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर टू हैव सर विद अस। और आज का हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बार 2 नए पेपर जनरल स्टडीज़ के मेन एग्जामिनेशन में पेपर 5th और पेपर 6th जोड़े हैं, उसमें जो सिलेबस है उसकी तैयारी कैसे करें, उससे जुड़े हुए क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और कैसे हम इंश्योर करें कि सिविल सर्विसेज में आप जब यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दें तो ये फाइनली आप क्वालिफाई कर जाएं। सो नन अदर देन द सर हिमसेल्फ who is going to guide you about paper 5 and paper 6 as well as paper of ethics, integrity and aptitude. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद यू ऑल। मुझे बड़ा अच्छा ये अवसर मिला कि आपके माध्यम से ये जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो UPPCS या UPSC के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कुछ अपनी बातें शेयर कर सकूं, को मेंटर कर सकूं, गाइड कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य है। सर UPPCS मेन एग्ज़ाम में जो GS का पेपर 5 और पेपर 6 जोड़ा गया है, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा बेहतर तो शायद ही कोई बता पाएगा। अगर आप देखें तो पेपर 5 में टोटल 22 यूनिट्स है, 22 चैप्टर्स हैं, 22 अध्याय हैं, और पेपर 6 में 23 चैप्टर्स, 23 अध्याय। तो पहली बात तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो इस बार मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके पास पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है, किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं ये मालूम नहीं है। तो कैसे तैयारी करें इस सिलेबस की और क्या चीज़ है जिनका ध्यान रखें, डूज एंड डोंट्स किनका ख्याल रखें और किसको करने से बचें? नहीं, ये नया बिल्कुल सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और इस उद्देश्य से किया गया है कि जो लोग UPPCS के इम्तिहान में बैठे, उस परीक्षा में पास हो, उनको उत्तर प्रदेश के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो उत्तर प्रदेश में सेवा करेंगे, पब्लिक सर्विस करेंगे, तो उनको उससे अगर जानकारी रहेगी तो बेहतर सेवा वो उत्तर प्रदेश के नागरिकों की कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि मटेरियल इस समय कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि ये पहला साल है, ये सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स के सामने है। अभी तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो सबसे बड़ा साधन इंटरनेट है ही। इंटरनेट के माध्यम अगर आप चले जाइए तो यूपी गवर्नमेंट के बारे में, आपको यूपी गवर्नमेंट की इकोनॉमी के बारे में, क्या ग्रोथ रेट है, क्या एम्प्लॉयमेंट है, कितना इंडस्ट्री है, कितना एग्रीकल्चर है, कितना सर्विसेज है, ये सब इसमें मिल जाएगा। क्या क्या इश्यूज़ है इकोनॉमिक, वो मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगी। जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश कर रहा है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। जो अभी तक सन 47 के बाद से प्लान बने हैं, वो प्लान डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। उन प्लान डॉक्यूमेंट्स से बहुत अधिक जानकारी आपको यूपी के बारे में हो जाएगी कि समय समय पर किस तरीके से यूपी की इकोनॉमी ने ग्रो किया है और क्या क्या समस्याएं, चैलेंजेस आई हैं। हर साल तो नहीं, भारत सरकार में तो हर साल आर्थिक सर्वे निकलता है। कई बार बीच में आर्थिक सर्वे भी निकाला है उत्तर प्रदेश सरकार का। हाँ, निकाला है प्रदेश सरकार ने। वो डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल आपको मिलेगा, जिसमें भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा जो कि इस पेपर में आपको अप्लाई करने से फ़ायदा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि पहले साल में तो यही इंटरनेट से और कुछ ही गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल है, जो तो एप्लीकेशंस भी है, यूपी गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, सर्वे हो गया, कौन से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में जैसे सूचना विभाग, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, ये बीच बीच में तमाम स्कीम्स के बारे में अपना एक वो निकालता रहता है, बुकलेट्स निकालता रहता है, ब्रोशर्स निकालता रहता है। तो जैसे इसमें कई योजनाओं का विश्लेषण किया गया है, तो योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी जो है उसमें मिल जाएगी। देन पॉलिसीज़ क्या है यूपी गवर्नमेंट की, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, MSME सेक्टर के लिए क्या पॉलिसी है, एग्रीकल्चर के लिए क्या पॉलिसी है, वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या पॉलिसी है, ये सारी पॉलिसीज़ आपको अवेलेबल है, इंटरनेट पे सब मिल जाएंगी। उनको डाउनलोड करके निकाल लेना चाहिए और उनका अध्ययन करेंगे तो उनमें योजनाओं का वर्णन भी है, आगे का क्या रोड मैप है और क्या पॉलिसीज़ है और क्या उपलब्धियाँ हासिल करनी है, किस टाइम फ्रेम में करनी है, इसका पूरा विश्लेषण दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ उनको भी अगर आप देख लें तो उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ जो है इसमें मिल जाएगा।
सर जो यूपी गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है हाँ। वो कितनी यूजफुल नहीं होगी यूजफुल, उसमें कम से कम योजनाओं का तो लिंक आपको सब मिल जाएगा। सर यूपी की सारी योजनाओं का और जो भारत सरकार की योजनाएं यहाँ चला रहे हैं उसका भी आपको लिंकेज जो है उस वेबसाइट से पूरा मिल जाएगा। आंकड़े पे कुछ मिल जाएंगे सर। इंपॉर्टेंट, जैसे आप कृषि का ही जानना चाहें कि कितना रबी में उत्पादन हुआ, कितना खरीफ में उत्पादन हुआ, कितने टन गेहूँ पैदा हुआ, कितना पैडी पैदा हुआ, क्या हुआ, ये सब पूरे आंकड़े जो है वो उसमें आपको मिल जाएंगे और इश्यूज भी जो है वो सामने उसमें दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको विशेष तौर पर जो हमारे हिंदी के समाचार पत्र हैं, सर आपका दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, भारत टाइम्स है, ये सब ऐसे समाचार पत्र हैं इनमें से जिनको भी जो भी एक या दो समाचार पत्र ले लें और उनको निरंतर पढ़ना शुरू कर दें तो उनमें उत्तर प्रदेश के समस्याएं, क्या रणनीतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या योजनाएं लागू हो रही हैं और कई भी चीज़ें लगातार आती रहती हैं। और बीच में उसमें एडिटोरियल पेज में लेख भी जो होते हैं ना, वो भी अच्छे लेख कई होते हैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के बारे में लिखे रहते हैं या राजनीतिक पहलुओं के बारे में भी लिखे रहते हैं। तो उनको भी अगर पढ़ना शुरू कर दे कैंडिडेट तो इस पेपर में उसको बहुत अधिक इसमें मदद या सहायता जो है मिलेगी। सर मैं आपकी हाल में लिखी और रिलीज़ हुई किताब एक्सीलेंस इन गवर्नेंस पढ़ रहा था, जिसमें मुझे एक जगह रेफरेंस मिला कि आपने उसमें लिखा है कि हमने यूपी को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा है। तो ये एक जानकारी ऐसी है जो हमारे स्टूडेंट्स को शायद न मालूम हो और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से हमको एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ऐसा आपने उसमें लिखा है। क्योंकि कहा कि सॉइल क्वालिटी क्या है, कहाँ पर किस तरीके की पैदावार हो सकती है, अगर हम पूरे स्टेट के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना देंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। ये देखिए, मुझे इसका ये आइडिया उससे आया कि भारत सरकार की भी एक राष्ट्रीय कृषि विशिष्ट उत्पादन योजना है, तो उसमें उन्होंने ये इस बात को महसूस किया कि एग्रीकल्चर पॉलिसी एक नहीं हो सकती पूरे देश के लिए। जो कर्नाटक की समस्या है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है, जो महाराष्ट्र की समस्या है वो बिहार की नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम बजट अलॉट कर देते हैं और गाइडलाइंस दे देते हैं। हाँ, लेकिन पॉलिसी गाइडलाइंस के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है अपनी नीतियां बनाए, बिल्कुल ठीक, और उसको अप्रूव करने के लिए हमारे पास भेज दे। अप्रूव वो खाली इस उससे करते हैं कि क्या जो उनकी उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है उससे हटके तो कोई योजना नहीं ले रहे। तो योजना वही होनी चाहिए उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करे, कि कृषि उत्पादन बढ़ाने का या फार्मर की इनकम बढ़ाने का या ये रिलेटेड ऑब्जेक्टिव से ही केंद्रित है। तो आप कोई भी योजना ले सकते हैं, उसको स्टेट की कमेटी से पास कराएं, चीफ सेक्रेटरी की, और उसको भारत सरकार के अप्रूवल के लिए भेजें। उसी को मैंने यहाँ भी लागू करा उत्तर प्रदेश में भी, कि हमारा उत्तर प्रदेश विशाल प्रदेश सर, 22 करोड़ की आबादी है। अगर ये अपने आप में देश होता त्रिपाठी जी, तो ये 5वां सबसे बड़ा देश होता। बिल्कुल। तो आप समझिए कितना इसकी समस्या अलग है बिल्कुल, और इसमें ये अलग अलग रीजन्स की अलग अलग समस्या है। आज भी अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाइए और पूर्वांचल में जाइए तो बिल्कुल फर्क साफ दिखता है। आप बुंदेलखंड में जाइए तो आपको कुछ और दिखाई पड़ेगा, आप सोनभद्र में जाइए तो आपको कुछ और दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरीके से एग्रीकल्चर में 9 ऐसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है स्पष्ट रूप से, जिनकी सॉइल क्वालिटी फ़र्क है, जहाँ बारिश फ़र्क है, जहाँ जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो फ़र्क है, जहाँ की मार्केटिंग सिस्टम फ़र्क है, जहाँ की तमाम और जिसे सोशल एटमोसफियर जो है सिस्टम वो फ़र्क है। तो इस सबको देखते हुए अगर आप एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उनको बांटिए और जो भी आप नीति बनाइए प्रदेश के लिए उसको इस हिसाब से अगर फोकस करिए तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसलिए बुंदेलखंड में आपकी बारिश नहीं होती ज़्यादा, रेनफेड एरिया, पूर्वांचल में बारिश होती है, वहाँ फ्लड्स आते हैं, तो आप वहाँ की क्रॉप्स को आप बुंदेलखंड में नहीं पैदा कर सकते। वहाँ आपको शायद रेनफेड एरिया के क्रॉप्स वो लागू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास में आपको सोचना पड़ेगा। तरीके से पेपर 5 में एक टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस, जिसमें फिर सब पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इनके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सर्विस, आपने क्या महसूस किया कि पॉलिटिकल सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस को लेकर हमारे यहाँ स्टेट में क्या क्या काम हुए हैं और क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत सही आपने पूछा त्रिपाठी जी। पॉलिटिकल सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी गवर्नमेंट का पर्पस तो यही होता है कि वो गुड गवर्नेंस दे, सुशासन, अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करे, बेहतर पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करे, और अगर करप्शन फ्री
और बेहतर सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी का नाम गुड गवर्नेंस कहा जाता है। उसमें विकास की योजनाएं होती हैं, इनको सही तरीके से लागू किया जाए, उनमें कोई लीकेज ना हो, कोई फंड्स की साइपनिंग ना हो, जो बेनिफिशियरी हो उस तक वो पैसा पहुंच जाए सही मायने में, उसका विकास हो सके, व्यक्ति का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, जैसे सड़कें बने, जैसे पावर सेक्टर में बिजली पहुंचाई जाए, जैसे बेनिफिशियरी को मनरेगा में काम दिया जाए। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं, उनको अगर सही तरीके से लागू किया जाए ईमानदारी से और सफल तरीके से, तो ये सब गुड गवर्नेंस की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन इन गुड गवर्नेंस को देने के लिए सिस्टम क्या है? सिस्टम हमारा भी प्रजातंत्र तो है, हम भी प्रजातंत्र के पार्ट है, भारतवर्ष एक प्रजातंत्र है और हमको इस बात का गर्व भी है कि हम एक फंक्शनल वर्किंग लिबरल डेमोक्रेसी हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश भी उसी का है। तो सबसे पहले टियर में सबसे ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम आता है हमारे यहाँ। वो पॉलिटिकल सिस्टम है कि विधायक लोग इलेक्ट होते हैं, सांसद इलेक्ट होते हैं, वो तो क्या जाते हैं मेंबर वहाँ पार्लियामेंट में चले जाते हैं, और विधायक गण जो होते हैं एमएनसी होते हैं, वो 2 हाउस है हमारे यहाँ लेजिस्लेचर में। तो विधायक इलेक्ट होके आते हैं और एमएनसी कुछ रिस्ट्रिक्टेड इलेक्शन से ले होके आते हैं। वो लोग बैठते हैं यहाँ पे और परिषद में और विधानसभा में, और वो यहाँ के एक्ट्स बनाते हैं या कानून बनाते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में लागू हो। और उत्तर प्रदेश की जो नीतियाँ होती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश की जो समस्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं हाउस में। और जो मुद्दे ज्वलंत होते हैं, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, या कृषि में कमी ऐसा हो गया कि सूखा पड़ गया, या कोई बात हो गई, तो ऐसे मुद्दों को वो उठाते हैं हाउस में, उसमें चर्चा होती है, बहस होती है, और उसके बेसिस पे नीतियाँ बनती हैं और आगे चल के एग्जीक्यूटिव जो होता है उसको काम करने का एक दिशा मिलती है। एग्जीक्यूटिव में भी आ जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो शुरू होता है माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसके बाद उनकी कैबिनेट होती है। तो जो भी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट लेती है। जो भी होगा किसी किस्म के पॉलिसी नीति विषय जो भी प्रश्न होगा, चाहे आप कोई भी नीति ले लीजिए, आप शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति ले लीजिए, अभी 2017 में वन नीति जारी ले है, लीजिए, पर्यावरण नीति ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो वो नीति बन के जाती है, सब डिपार्टमेंट्स में समन्वय होता है, और समन्वय होने के बाद उनके कमेंट्स लिए जाते हैं। जैसे आपने अच्छा कहा वन नीति, तो वन विभाग अपनी एक नीति बनाएगा। अब वन विभाग की नीति पे कमेंट अनिवार्य रूप से वित्त विभाग भी देता है, न्याय विभाग भी देता है। न्याय विभाग ये देखता है कि नीति कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है कि नहीं है, विधि सम्मत है कि नहीं। वित्त विभाग ये देखता है कि इसमें फाइनेंशियल आउटगो क्या है, कितना पैसा लगने का बात है, और क्या इतना हम पैसा उपलब्ध करा सकते हैं अथवा नहीं, तो वो अपनी उसमें टिप्पणी देते हैं। हो सकता है इससे जुड़े और भी विभाग हो, जैसे कभी कभी इससे जुड़ा कृषि विभाग का भी कमेंट लेने पड़ते हो, कहीं उनकी बात आ रही हो सकता है कहीं सामाजिक कल्याण विभाग के भी कमेंट लेने हो आपको, तो उनके भी कमेंट लिए जाते हैं, और कमेंट लेके कैबिनेट नोट बनता है, और कैबिनेट नोट जाता है कैबिनेट के सामने, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करते हैं, और मुख्य सचिव उसका सेक्रेटरी होता है कैबिनेट का, और वहाँ इसको प्रस्तुत किया जाता है, और पूरी कैबिनेट के जो माननीय मंत्री होते हैं उसमें चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसके अनुसार वो पास हो जाता है प्रपोजल, और वो पॉलिसी बन जाती है, या वो निर्णय ले लिया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है, और उसको फिर लागू करने का काम जो है वो प्रशासन का काम। तो नीति बनाने का काम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगण हैं, ये लोग जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण करते हैं। वो नीतियाँ इसलिए अब उनको लागू कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिविल सर्विस आ गई, जो IAS सेवा है, TCS सेवा है, इंजीनियरिंग सेवा है, मेडिकल सेवा है, और तमाम और लोग हैं, वो लोग सब मिलकर उन नीतियों को जो है वो ज़मीन पर उसको लागू करते हैं, और लागू करने के बाद वो देखा जाता है कि किस हद तक नीतियों का परिणाम जो है वो मिला अथवा नहीं मिला। इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने अपने उसमें लिखा है किताब में। सर, मैंने आपकी बुक एक्सीलेंस इन गवर्नेंस में जी पब्लिक पॉलिसी और गुड गवर्नेंस के बारे में जो लिखा है, मैं समझता हूँ बहुत यूजफुल है जी इस पेपर के लिए। बिल्कुल है, क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने यही दिखाया है कि पॉलिसी कैसे बनती है, और फिर पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे इंश्योर किया जाता है कि पॉलिसी का वास्तविक लाभ जो है वो बेनिफिशियरी तक पहुंच सके, वो लोगों तक पहुंच सके। उसके लिए इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, पर इम्प्लीमेंटेशन आसान चीज़ नहीं होती, उसके लिए तमाम मॉनिटरिंग सही चाहिए, आपको टीम को मोटिवेट करिए, एक टीम स्पिरिट बनाइए, नेतृत्व की क्वालिटी होनी चाहिए, गोल्स आइडेंटिफाई करने चाहिए कि आपका क्या, किस गोल की तरफ, किस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और फिर लगातार इवैल्यूएशन होता रहना चाहिए कि आप कहाँ तक पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे। अरे हमने कृषि उत्पादकता अगर हमको बढ़ानी थी, मालूम पड़ जा आपको हमने 5% से बढ़ानी है, लेकिन हमने देखा कि 2% बढ़ रही है, तो देखना पड़ेगा क्यों नहीं बढ़ी, क्या कारण हुए, नीतियों में क्या चेंज किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन में क्या बदलाव लाया जाए, कैसे स्थिति को लगातार हम बेहतर करते रहे कि जो हमारा ओवरऑल लक्ष्य है उसकी पूर्ति हम कर सकें। तो ये एक पूरा सिस्टम जो है
जो एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और हमारे अधिकारी लोगों के बीच का आता है। और एक कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जो अब हो गई है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोग जानते हैं, जितने हमारे लोग सुन रहे होंगे इसको, कई लोग ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, ग्राम प्रधान होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम के जो सदस्य होते हैं ग्राम सभा के। उसके अलावा ऊपर चले जाइए तो ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक पे ब्लॉक के सदस्य होते हैं। फिर आप चलाइए जिले स्तर पर चेयरमैन होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है और उसके सदस्य होते हैं। तो ये एक फेयर स्ट्रक्चर है रूरल एरिया में। और अर्बन एरियाज में है मेयर या आपके चेयरमैन जो होते हैं नगर परिषद के, नगर पालिका के, और उनके नीचे उनके सभासद। अर्बन म्यूनिसिपैलिटी, हाँ, ये अर्बन म्यूनिसिपैलिटी हो गई, वो रूरल आपका सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। इसको बहुत महत्व दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा भी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी। और कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें धनराशि अब सीधे पंचायतों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दी जा रही है, उनको गाइडलाइंस दी जाती हैं और वही इसकी योजनाएं बनाते हैं और वही इसको खर्च करते हैं अपने लोकल क्षेत्र में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आखिर विकास की क्या आवश्यकता है, ये तो लोकल व्यक्ति ही ज़्यादा जानता है। जाहिर जो जिस गांव में रहता है वो अपनी गांव की समस्याओं को बेहतर जानता है। लखनऊ में बैठा हुआ आदमी कदाचित बस्ती के किसी गांव की समस्या को नहीं जानेगा, लेकिन वहाँ का जो आपका आदमी होगा, प्रधान होगा, वहाँ के जो सदस्य होंगे, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लोग होंगे, वो उसको बेहतर जानेंगे। तो इसी के ध्यान में रखते हुए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इतना महत्व दिया गया है कि वो योजनाएं बनाए, लागू करें, और धनराशि उनको इसीलिए डायरेक्टली ट्रांसफ़र की गई है कि वो धनराशि का उपयोग कर सके। अभी उत्तर प्रदेश में जैसे आपने पूछा, यह है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, चुनाव होकर लोग इलेक्ट होकर आते हैं, सब होता है और ये सब काम जैसा बताया हो भी रहा है अभी। लेकिन बहुत सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता इसलिए कि इन लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अभी उतनी सफल तरीके की योजनाएं नहीं ये लोग बना पाते हैं, लेकिन उसमें यह है कि अधिकारियों को और इनका तालमेल होना चाहिए। इनके साथ जुड़े हुए जो अधिकारी हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, वो इनको गाइड करें, वो उनको जो टेक्निकल जो है राय दें, टेक्निकल मशवरा दें, परामर्श दें, और उसके हिसाब से वो योजनाएं बने और लागू करने में भी अधिकारी लोग उनके साथ मिलकर उनको मदद कराएं। अब बात खाली आ रही है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कितनी पावरफुल है या नहीं है उत्तर प्रदेश में। इससे ये एक डिस्कशन का विषय है जो हमारे छात्र इसके बारे में पढ़ सकते हैं या डिस्कशन करें। कई लोग कहते हैं कि काफ़ी पावरफुल है, कई लोग कहते हैं अभी उतनी पावरफुल नहीं है। मेरा अपना मत ये है कि अभी पूरी तरीके से एम्पावर्ड नहीं है। जैसा संविधान में था, 73वें 74वें संशोधन जो हुआ था संविधान का, उसमें कहा गया उसकी स्पिरिट थी, मंशा थी कि फंड्स, फंक्शनरीज और फंक्शंस, तीनों चीज़ें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो। तो कुछ फंड्स तो आ रहे हैं, पर जैसे फंक्शनरी से काम करने वाले लोग, अधिकारी जो हैं, वो अभी भी डायरेक्टली इनके कंट्रोल में नहीं है। वो बेहतर होगा कि अगर इनके कंट्रोल में आ सके आगे चल के, लेकिन अभी वहाँ विरोध हो जाता है। कई अधिकारियों की यूनियन से, एसोसिएशन से, वो नहीं चाहती कि हम उनके अंडर में आए, तो एक विरोध हो जाता है। और इसी तरीके से फंक्शंस भी, जितना कि 73वें 74वें संशोधन में कहीं लिस्ट दी गई थी कि ये शेड्यूल दिया गया था कि ये फंक्शन ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, वो अभी ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। जैसे स्कूल, जैसे अस्पताल, अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, जबकि 29 सब्जेक्ट्स दिए गए, तो सब्जेक्ट्स में ये हैं, हाँ, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं, ये ट्रांसफ़र नहीं हुए। ये फंक्शन 18 सब्जेक्ट्स अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़ को दिए, वो भी पूरे नहीं ट्रांसफ़र हुए। उसको कदाचित ये कारण रहा, हो सकता है कि अधिकारियों में भी एक ऐसी धारणा रहती है कि हम अपने अधिकारों को कम से कम शेयर करें। जाहिर से एक वो भी कोई अपनी अथॉरिटी को जल्दी बांट नहीं करता, तो रेजिस्ट करते हैं। और पॉलिटिकल में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने अपने अनुभव में देखा कि हमारे जो माननीय सांसद हैं, विधायक हैं या मंत्रीगण हैं, वो भी चाहते हैं ये अधिक से अधिक अधिकार उनके क्षेत्र में हो। और अगर वो समझते हैं कि अगर ये सब हमने पावर वहाँ दे दिया, हमसे वहाँ दे दिए, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, फिर तो सब वही करेंगे। तो वो भी बहुत इससे सहमत होकर नहीं करते हैं। तो कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, ये मेरा मत है। नहीं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेरे विचार से उत्तर प्रदेश से विशाल प्रदेश में वही एक रास्ता है अगर सही विकास हम करना चाहते हैं। देखिए, आप उदाहरण लीजिए, आप तो स्वयं इस बात के इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने योग्य व्यक्ति हैं, इतने पढ़े। गवर्नमेंट स्कूल में हम कहते हैं कि टीचर पढ़ाने नहीं आता, पढ़ाता नहीं, पढ़ने का स्तर बहुत कम है, क्वालिटी कम है। और अब 1.5 लाख स्कूल है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी, बताइए। अब 1.5 लाख स्कूल को क्या प्राइमरी एजुकेशन का सेक्रेटरी यहाँ बैठ के या डायरेक्टर क्या मॉनिटर कर सकता है? वो नहीं कर सकता प्रैक्टिकली। लेकिन अगर वहाँ की ग्राम की शिक्षा समिति जो है वो चाहे तो देख सकते, वो तो रोज देखेगी कि टीचर आया कि नहीं आया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वहाँ पढ़ाई हो रही है कि खेल कूद हो रहा है कि कुछ और हो रहा है। वो वहाँ उसकी मॉनिटरिंग वहाँ से अगर हो तो बेहतर हो सकती है, वो कंट्रोल कर सकते हैं और वो रिजल्ट बेहतर दे सकते हैं। हाँ, गाइडेंस ऊपर से
विभाग दी दे, जा सकती है। किताबें दे, गाइडेंस दे, लिटरेचर दे, गाइडेंस दे, टीचरों की ट्रेनिंग करे, कमरे बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे, टॉयलेट्स बनवाए, पानी की व्यवस्था करे, ये सब तो ऊपर से हो जाएगा। पर वहाँ की मॉनिटरिंग तो वही कर सकता है जो लोकल एरिया में क्लास चल रही है कि नहीं ये तो या यहाँ से बैठे हम नहीं देख सकते। नहीं देख, हालांकि जितनी भी टेक्नोलॉजी कर दी, अब इन्होंने कर दिया कि साहब वो बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया, हाँ। टीचर आएगा तो अपना वो पंच करके तुरंत बताएगा कि मैं क्लास में आया, अपनी फोटो भेजेगा कि मैं क्लास में हूँ, व्हाट्सएप पे सब कर दिया। लेकिन हाँ। फिर भी उसकी एक सीमा है। कितना 1.5 लाख जगह का बायोमेट्रिक सिस्टम वो कौन देखेगा? आखिर उसको ही कौन चेक करेगा? कौन चेक करेगा? आप ही मुझे बताइए, है ना? उसको कौन चेक करेगा? कौन अधिकारी के पास इतना समय है कि वो बैठ के उस बायोमेट्रिक चेक करेगा? इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मेरा अपना मत है के बारे में और काम होना चाहिए। और इसके बारे में मैं कहूँगा छात्रों को कि अगर कहीं तो, और आप भी देखिएगा त्रिपाठी जी, इसके बारे में कोई कमेटी से बैठी थी उत्तर प्रदेश में, एक बजाज कमेटी बैठी थी, उसके बाद एक भोलानाथ तिवारी कमेटी बैठी थी, उस सबका उससे मिल जाएगा, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। और उसके बाद जब माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जी थे, तब काफ़ी एक प्रयास किया गया था कि फंक्शंस और फंक्शनरीज को ट्रांसफ़र किया जाए। वो कई साल बाद फिर उसमें रिएक्शन आ गया तो वापस हो गया, लेकिन उस समय के पीरियड का भी मिल जाएगा। ये बच्चे अगर उसका अध्ययन करें तो उसको समझेंगे कि वाकई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है और कैसे लागू किया जा सकता है। और कंपैरिजन के लिए बड़ा अच्छा होगा कि अगर केरल की व्यवस्था को पढ़ लें, कर्नाटक की और महाराष्ट्र, 3 प्रांतों में वाकई इसमें काम हुआ है। वाकई अथॉरिटी काफ़ी हद तक जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र की गई है। तो वहाँ कैसे की गई ये भी इंटरनेट पर मिल जाएगा। उससे करके अपने प्रदेश का कंपैरिजन करके हम लोग कह सकते हैं कि वो कहाँ पहुँचे, हम कहाँ हैं, और हमको आगे बढ़कर वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये एक अच्छा बिंदु है पढ़ाई के लिए। और इस तरीके के सवाल आ भी सकते हैं परीक्षा में, बिल्कुल, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आपका क्या विचार है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, इसमें क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, सशक्तिकरण कैसे हो, सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, टू गिव एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पर्याप्त अधिकार प्रशासनिक और वित्तीय, महिलाओं का उसमें रोल कैसे बढ़ाया जा सकता है। Right. इस तरीके के प्रश्न, बहुत स्वाभाविक प्रश्न जो है वो से पूछे जा सकते हैं। सर, मैंने आपकी किताब एक्सीलेंस इन गवर्नेंस का फिर मैंने जिक्र करना ज़रूरी समझा। जी, मैं अपने स्टूडेंट्स को या जो भी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट हैं उनको कहूँगा कि एथिक्स की बुक के साथ साथ ये बुक भी, इसकी क्लिपिंग हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। इसमें सर ने जो एक्सीलेंस इन गवर्नेंस की बात की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हर स्टूडेंट को वो बहुत यूज़फुल है, पढ़ना चाहिए, वो उनको मदद करेगा ऑप्शनल पेपर कवर करने में, और साथ ही जनरल स्टडीज़ के लिए एक बहुत ज़रूरी आवश्यक जानकारियाँ देगा, इंसाइट देगा, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देगा। उसमें एक जगह जिक्र किया सर ने कि भाई एसी चैम्बर्स में बैठ करके पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा सकती हैं, ग्राउंड रियलिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सोर्स ऑफ एग्जामिनेशन आपकी इस पेपर की तैयारी का ये किताब भी हो सकती है, एक्सीलेंस इन गवर्नेंस। इसको ज़रूर आप देखें। मैं आगे इस पर बात करता हूँ। सर, पेपर 5 में अब एक टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश, लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। देखिए ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है सुरक्षा का अपने आप में, जो लॉ एंड ऑर्डर है, और उसके साथ आपने जोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को इसमें जोड़ा गया है। इसमें एक्सट्रीमिज्म या अतिवाद से कैसे डील किया जाए उसके बारे में भी इसमें चर्चा है, इसमें सिलेबस में की गई है। अब सिस्टम तो देखिए बड़ा क्लियर है हमारे यहाँ। जो कुछ बड़े शहरों को छोड़ के जहाँ पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू है, अधिकांश जनपद जो हमारे 75 हैं उसमें ज़िला अधिकारी, ज़िला मजिस्ट्रेट होता है, उसको ज़िला मजिस्ट्रेट के पावर होते हैं, और उधर सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है। ये दोनों लोग मिलकर लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल के लिए जिम्मेदार रहते हैं। जिसमें क्राइम कंट्रोल के लिए तो एसएसपी ही डायरेक्टली सब कुछ ज़्यादा देखता है, और लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ बात आती है वो डीएम और एसएसपी मिल के करते हैं, और उनके अधिकार इसमें डिफाइंड है कि क्या क्या अधिकार डीएम के हैं और क्या क्या एसएसपी देखता है। तो वो ज़िले में ही लॉ एंड ऑर्डर को पूरी व्यवस्था जो है और क्राइम कंट्रोल की देखी जाती है, और उसमें मुद्दे यही आते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा और क्राइम की कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या एफआईआर दर्ज हो रही है कि नहीं हो रही, क्या एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन होकर टाइम से कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसके आगे का पहलू है कि क्या कोर्ट में कितना समय लग रहा है, उसकी भी मॉनिटरिंग करनी आवश्यक है कि कई सालों तो नहीं बीत जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी एविडेंस सामने रखी जाए न्यायालयों के सामने, जिससे न्यायालय उसका निर्णय शीघ्र ले सके, और वो नहीं करे होगा तो लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। अगर जो दोषी होगा या क्रिमिनल होगा
उसको जल्दी उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए, उसको अरेस्ट कर लिया जाए, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाए और उसको जल्दी ही कोर्ट में परिणाम मिल जाए, उसको सज़ा भी हो जाए उसने जो गलत काम किया है। तो जो गलत काम करते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं उनको सिग्नल मिलता है कि नहीं भाई यहाँ पे प्रशासन सचेत है और जल्दी हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो वो इस तरफ कम बढ़ेंगे और इससे लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा, क्राइम कंट्रोल होगी और एक सुरक्षा का वातावरण जो है वो बनता है। अब आंतरिक सुरक्षा का तो बड़ा पहलू है और एक्सट्रीमिज्म का फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश में अभी उतना बड़ा इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ये जैसे आंध्र प्रदेश या माओ या नक्सलाइट प्रॉब्लम कई स्टेट्स में ज़्यादा है, ज्यादा। हमारे यहाँ थोड़ा बहुत पॉकेट है सर, सोनभद्र साइड में एक छोटा सा एरिया है सोनभद्र साइड में और उधर साइड में जी तो एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे नक्सलिज्म की वगैरह की बात आती है, बट दैट ऑल्सो इज वेरी मच अंडर कंट्रोल। तो एक्सट्रीमिज्म का मुद्दा फिलहाल उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी लोग बहुत भाग फिर भी मैं जानता हूँ, मैंने चीफ सेक्रेटरी मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में भी एक पूरा इंटरनल सुरक्षा प्लान बना है, बनता है, हर साल चर्चा होगी, उसको बनाया जाता है और भारत सरकार को भी भेजा जाता है वो इंटरनल सुरक्षा, और उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र कौन कौन से थाने ऐसे हैं जहाँ ये समस्या है या उत्पन्न हुई है, वहाँ पे कैसे उन थानों में बेटर गवर्नेंस किया जाए, बेटर लोगों को पोस्ट किया जाए, उनको आर्म से रेमुनेशन दिया जाए, उनको बेटर ट्रेनिंग दी जाए, कैसे इसकी वो पेट्रोलिंग की जाएगी, कैसे इसमें कार्रवाई की जाएगी, वो पूरी मॉनिटरिंग जो है, और उसके साथ साथ कैसे उन क्षेत्रों का विकास होगा, वो विकास और ये जुड़ा हुआ है, जहाँ विकास ज़्यादा होता है स्ट्रेटेजी हाँ डेवलपमेंट एंड पुलिस कंट्रोल एंड एक्शन। डेवलपमेंट होने से ये होगा कि लोग इस तरफ नहीं झुकेंगे। अगर आम आदमी को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, जीने के साधन मिलेंगे, तो वो क्यों अपना जीवन एक्सट्रीमिज्म में और इस सब में जाके व्यतीत करेगा। बिल्कुल ये 2 pronged स्ट्रेटेजी लेके भी हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने पहले कहा कि अभी इतनी बड़ी समस्या इसको लेके नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा पहलू उसमें आ गया टेक्नोलॉजी का। जैसे डायल 100 की योजना हम लोगों ने लागू की थी जब हम चीफ सेक्रेटरी थे, तो अब 20 मिनट के अंदर आप कहीं भी फ़ोन करिए तो पुलिस आपके पास पहुंच जाती है, जिसको अब 112 कहते हैं। तो 20 मिनट में पुलिस पहुंच जाए तो मौके पर समस्या का तुरंत समाधान जो है वो पुलिस की टीम आती है, वो कर देती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी महिलाओं को जो तंग किया जाता था मोबाइल फ़ोन से, हैरेसमेंट प्रेस की कॉल से, उसमें हम लोगों ने 1090 की व्यवस्था करी थी। आज भी वो व्यवस्था लागू है कि अगर कोई करे आप 1090 को शिकायत करिए तो तुरंत उस नंबर को ट्रेस कर लेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो आगे से जो इस टाइप की हरकत वो ना करने पाए। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी और भी आज साइबर क्राइम अब बहुत बढ़ गया है, तो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस में ट्रेनिंग हो रही है पूरी, लोग साइबर के क्राइम के एक्सपर्ट्स हो रहे हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन के यूनिट्स जो हैं अब जगह जगह खुल रहे हैं हर ज़िले में, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस की बहुत ज़रूरत है कि साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। और रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग किया जाए, अलग अलग टीमें उनको देखें, जिसमें ये हो कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो आराम से अपना पूरा ध्यान लगा के इन्वेस्टिगेशन करे, नहीं तो उसको बिल्कुल होता था उनका टाइम ही नहीं मिल रहा है करने का। तो ये सब पहलू आ जाते हैं जिससे कैसे लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट लाया जाए, कैसे आंतरिक सुरक्षा में इंप्रूवमेंट लाया जाए और कैसे क्राइम कंट्रोल किया जाए। तो ये पूरी व्यवस्था है ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसके अंतर्गत ये लागू होता है। और इधर काफ़ी बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई भी है, जिसमें कई क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन हुआ है और हुआ है, तो उससे एक वातावरण बना है कि सब किस तरीके से सुधार आया है लॉ एंड ऑर्डर में या लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल में। सर वैसे तो अपने अपने समय पर अपने अपने संसाधन और सामर्थ्य के अनुसार सभी सरकारों ने जितना संभव हो पाया वो प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान किया। लेकिन हाल के निकट अतीत में जब आप चीफ सेक्रेटरी थे तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है उस समय डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हुई, जैसे आपने 1090 का जिक्र किया, आपने जो पहले डायल 100 था 112 का जिक्र किया, कई सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस और टेक्नोलॉजिकल ऐप वगैरह 108 एम्बुलेंस हम लोगों ने किया, एम्बुलेंस पहुंच जाती है 20 मिनट में, और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। किसी भी गांव में 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाए। तो उसी से जुड़ा एक टॉपिक है कि मेडिकल एंड हेल्थ एंड स्टेट एजुकेशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। तो सर कुछ इसके बारे में भी बताएं। देखिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, और हेल्थ और एजुकेशन को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो उसमें ये है कि अब पॉइंट ये है कि है स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, पर उस स्ट्रक्चर में कुछ कमियां हैं उनको, जैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन अब उसमें स्पेशलिस्ट की पूरी पोस्टिंग नहीं हो पाई है, स्पेशलिस्ट नहीं है, या इक्विपमेंट पूरे कहीं पे नहीं है, या कहीं पे कोई दवाओं की कमी हो सकती है। तो उनको अगर दूर करने का प्लान बनाकर उससे सबसे किया जाए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक ऐसी कड़ी बन जाए
जहाँ हर जिले का व्यक्ति चाहे तो उसका प्रारंभिक या सेकेंडरी इलाज तो वहाँ हो जाएगा। बहुत सीरियस कोई सिचुएशन हो तो फिर तो रेफर PGI आए या KGMU आए या कई बड़े अस्पताल या मेडिकल कॉलेज जाए, एम्स जाए, जहाँ जाना हो जाए। तो इस तरीके की व्यवस्था हेल्थ में डेवलप करनी है। लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो फर्स्ट एड देता है, जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहाँ अभी बहुत और काम करने की भी आवश्यकता है। वहाँ डॉक्टर्स की तैनाती होती है लेकिन डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं रहते क्योंकि वहाँ जाना नहीं चाहते और उनको कोई इक्विपमेंट नहीं मिलता या उनको काम करने का वातावरण नहीं मिलता, तो वो भी वहाँ से कतराते हैं जाने में। वहाँ डॉक्टर्स की लगातार कमी रहती है, नर्सेस की कमी है। अभी उसको दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर्स के लिए नए नए मेडिकल कॉलेजेस खोल रहा है, नर्सेस के लिए नए नए इंस्टीट्यूशंस जो है वो बन रहे हैं। तो इस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अब जो कमी सबसे पहले है डॉक्टर्स की, नर्सेस की, पैरामेडिक्स की, उसको पूरा किया जा रहा है। फिर इक्विपमेंट भी खरीद के लिए बजट दिया जा रहा है। ये इस तरीके से दवाइयों के लिए पूरा एक इन्वेंट्री कंट्रोल का सिस्टम बना दिया है, टेक्नोलॉजी उसमें पूरी लगा दी गई है कि हर अस्पताल की सिचुएशन यहाँ मालूम रहती है कि कहाँ कितनी कौन सी दवा उपलब्ध है और कब खत्म हो रही है। तो ये सबसे स्वास्थ्य विभाग में कंट्रोल किया है। सिमिलरली शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, हायर एजुकेशन अलग है, सेकेंडरी अलग है, प्राइमरी अलग है, और इनमें अलग अलग डायरेक्टरेट्स हैं, अलग अलग सेक्रेटरी बैठते हैं और वो इनकी नीति निर्धारण करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं। और जोर इस समय है नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने को, NEP है 2020 की, उसको लागू करने के बारे में पूरा जोर है। प्राथमिक क्षेत्र से लेके जो निपुण शिक्षा की बात होती है से लेके गुणवत्ता शिक्षा की हायर एजुकेशन तक जो बात हो रही है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ इसमें सुधार कार्यक्रम जो है लागू किए जा रहे हैं। तो इसमें भी बहुत काम करने की आवश्यकता है और हमारे छात्रों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरा पढ़ लेना चाहिए और उसमें फिर देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या लागू हुआ है और क्या क्या और लागू हो सकता है। ये एक डिस्कशन का क्वेश्चन आ सकता है कि आपके मत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कौन कौन सी चीज़ें उत्तर प्रदेश में लागू हुई और कौन कौन सी और लागू करनी चाहिए और क्या इससे लाभ हुआ क्या नहीं हुआ, या शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में अभी कौन कौन से चुनौतियाँ हैं, ये चैलेंजेस हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि कैसे हो। तो इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, जिसमें क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में छात्रों से कहना चाहूँगा, आपसे एकदम फैक्चुअल चीज़ें नहीं पूछेंगे एकदम से, वो आपका चाहेंगे कि आप दिमाग लगा के एनालाइज करें। एक कोई इशू देंगे और उसमें आपसे चर्चा कराएंगे, चर्चा होनी पड़ेगी आपको। जैसे स्वास्थ्य में होगा, ठीक है भाई, स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या सुधार की अपेक्षाएं हैं या क्या क्या योजनाएं लागू हैं, और उसमें किस हद तक सही लागू हैं, किस हद तक और उसमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है। वो चाहेंगे कि आप अपना दिमाग लगा के और उस अप्लाई करके और उसमें अपना आंसर जो है वो लिखें। तो इसलिए छात्रों को ऑब्जर्व भी करना चाहिए चारों तरफ कि क्या हो रहा है, और जैसे मैंने कहा समाचार पत्र लाते पढ़ते रहना चाहिए। उसमें उनको वो समस्याएं रोज समाचार पत्रों में सब होती है, वो उजागर होती है नजर आएगी, तो उससे उनको उसमें सोचे, उसके बारे में अपने दिमाग में सोचे, पॉइंट्स उसके नोट कर लें, उसको बना लें, तो उससे आंसर जो भी वो लिखेंगे एग्जाम में वो बहुत व्यवहारिक होगा। ये बात सर, पेपर 5 से जुड़ा मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन एंड अदर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स, दूसरा इसी के साथ जुड़ा है NGOs इन यूपी एंड टूरिज्म इन यूपी, एम्फेसिस ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि मुझे याद है सर, आपके चीफ सेक्रेटरी रहते हुए आपने लखनऊ मेट्रो शुरू किया, आपने बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की, और उसमें आपने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से तकनीक का प्रयोग किया ताकि योजनाओं को सटीक ढंग से और सही तरीके से समयाबद्ध ढंग से लाभार्थियों तक पहुँचाया जाए। देखिए, अब ये एक तो टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व हो गया प्रशासन में, और अब टेक्नोलॉजी से बेहतर मॉनिटरिंग जो है वो भी संभव हो गई है। ई गवर्नेंस अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। ई गवर्नेंस लागू हुई है कि किस तरीके से अब तो पेपरलेस ऑफिस की भी बात हो रही है, या अब सारा काम जो है वो उससे वो मेल के माध्यम से या इसी से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है वो कागज़ मूव हो या फाइल मूव हो, और अलग अलग विभाग जो है अपनी अधिक अधिक एक्टिविटीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस के अंदर जो है वो तब्दील कर रहा है। ये एक रहा। दूसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गई है, तो अब 75 जिलों में DM को हर बार बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसे चर्चा करने कर सकते हैं, और वो भी हमको कोई चीज़ अगर भेजना चाहते थे तो व्हाट्सएप पे भेज दे, व्हाट्सएप पे आ जाता है, सीधे फोटोग्राफ तक आ जाती है कि सड़क की ये हालत है, इसकी ये है, इस बिल्डिंग की ये पोजीशन है, अस्पताल की ये पोजीशन है, और पब्लिक भी जाती है तो ये फोटो खींच के डाल देती है। तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या स्थिति चल रही है। ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग में बहुत आसानी हो गई। जो पहले दिक्कत होती थी कि फील्ड में स्वयं जाना पड़ता, और तब हम लोग समझते थे। अब एक मोबाइल पे इतनी सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं
कि हम लोग उसके बेसिस पर ही मॉनिटरिंग जो है वो बेहतर कर सकते हैं और बेहतर सुविधाएं और बेटर सर्विस दे सकते हैं। तो अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी को और बढ़ाना है। और जैसे अभी लॉन्च किया गया, सरकार ने किया है, हमारे टाइम से भी शुरू हो गया था, डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र। अधिकतर योजनाओं में सब्सिडीज़ में ये शिकायत होती थी कि पैसा पहुंच नहीं रहा है बीच और ये खा जा रहा है पैसा। अब ये है कि वो तो सीधे बैंक अकाउंट लिया और सीधे एक बटन दबा के पहली तारीख को सारा पैसा जो है मिडिलमैन खत्म हो गया, करप्शन खत्म, सीधे उनके मिनिमाइज हो गया, पैसा चला गया। तो करप्शन मिनिमाइज हो गया, करप्शन बहुत मिनिमाइज हो गया। ये बहुत एक बड़ा टेक्नोलॉजी का जो है योगदान रहा है, टेक्नोलॉजी से ही संभव हो पाया। आधार कार्ड के आ जाने से और लोगों के अकाउंट्स खुल जैम ट्रिनिटी, आधार, मोबाइल, कितना फायदा हो गया है किसी भी विकास योजनाओं को सही तरीके से हम लागू करने में। अब उसमें लीकेज के चांसेस कम से कम हो जाते हैं, भ्रष्टाचार के चांसेस जो है वो कम से कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको और आगे जितना हम लोग बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ रही है, धीरे धीरे वो भी देखिए अप्लाई होगा योजनाओं में। ब्लॉकचेन, हेल्थ में हो चाहे एजुकेशन में हो, कि AI से कैसे सुधार लाया जा सके, ये भी अगला कदम जो है ये है। इसमें शासन भी हम नीतियाँ देखिए, टॉपिक आई है, इसमें शासन की नीतियाँ बननी शुरू हो जाएंगी और बन के जो है वो सामने आएंगी। और जैसे आपने जल शक्ति मिशन कहा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। जल शक्ति मिशन। अब यहाँ भी नया डिपार्टमेंट बना है, भारत सरकार में बना है, क्योंकि केंद्र ने और प्रधानमंत्री जी ने ही कहा कि हर घर जल नल, हाँ, हर घर जल, हर घर नल। पहले हैंडपंप से पानी देते थे हम गाँव में, सब लोग छात्र जानते होंगे, या कहीं कहीं पे टंकियाँ लगी थी, कुछ कुछ गाँव में, सब में नहीं लगी थी, कुछ में लगी थी। अब उन्होंने कह दिया कि हर घर में नल से पानी दिया जाए। तो ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा भारी काम है कि पाइपलाइन पूरी ले डाउन की जाएगी, पानी का स्रोत होगा, पानी के स्रोत से उस पाइपलाइन से पानी जाएगा, घर में टैप लगेंगे, कनेक्शन दिए जाएंगे और घर में मल पड़ेगा। जैसे शहरों में है तो सीधे बेसिन में उन्होंने पानी खोला या कहीं में नल खोला और सीधे उनको पानी उपलब्ध होता है। बड़ी भारी योजना है और इससे बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इससे बहुत विकास होगा लोगों का। तो ये जल शक्ति मिशन इसको मेन रूप से इसको देख रहा है और मेरे ख्याल से लक्ष्य ये है कि 2024 या 2025 तक पूरे उत्तर प्रदेश में ये पूरी तरीके से हर घर में नल जो है पहुंचा देंगे, तो इसका बहुत अधिक लाभ जैसे मिल पाएगा। तो ये जल शक्ति मिशन की बात है। और जल शक्ति मिशन दूसरा काम जो देख रहा है वो भी अति महत्वपूर्ण है, हमारी नदियों को साफ करना है। विशेष तौर पर हम तो गंगा नदी हमारी नदी है, 57% गंगा जो है उत्तर प्रदेश में जाती है सर, और वो प्रदूषित अभी भी है, ये मानना पड़ेगा। अगर प्रदूषण दूर नहीं हुआ है तो बजाय काफ़ी योजनाएं लागू हुई हैं। मतलब नमामि गंगे, गंगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं, ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं, सब बने हैं, फिर भी अभी भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो उसको किस तरीके से और दूर किया जाए, कैसे उसको बेहतर किया जाए, ये सब भी नमामि गंगे डिपार्टमेंट जो है, ये जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है, ये इसको देखता है और इसको लागू करता है। इसी प्रकार जैसे आपने कहा अन्य वेलफेयर स्कीम्स भारत सरकार की, तो बहुत सी स्कीम्स, मनरेगा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जैसे हर घर बिजली, वो हर गांव बिजली दी जाए योजना है, जैसे ये तमाम योजनाएं भारत सरकार, इसमें उज्ज्वला योजना है, भारत सरकार भी इसमें फंडिंग करता है, कुछ कभी प्रदेश सरकार भी करता है, दोनों मिलकर। लेकिन भारत सरकार की इसको फ्लैगशिप योजनाएं हम लोग कहते थे। तो इनकी मॉनिटरिंग हम लोग, जब मैं चीफ सेक्रेटरी था तब भी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देके करते थे, क्योंकि भारत सरकार का धनराशि आ रही है तो उसका सही प्रयोग हो, सही इस्तेमाल हो और सही इसके लक्ष्य निर्धारित, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो ये तमाम योजनाएं कुछ प्रदेश सरकार की, कुछ भारत सरकार की, सभी को लागू करने का काम सुशासन का काम है। अच्छी गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस का काम जो है उसमें ही लागू होता है। सर, अब पेपर 6 पर हम चलते हैं। उसमें पहला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इन्वेस्टमेंट इन यूपी। हिंदी में मैं इसका अनुवाद कर दूं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक समग्र दृष्टिकोण, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे कि मानव संसाधन एवं कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट इन यूपी, उत्तर प्रदेश में निवेश, इश्यूज एंड इम्पैक्ट। तो सर कुछ इस पर अगर बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और छात्रों को इसको पढ़ने के लिए मेरे ख्याल 1947 से आगे की स्थिति को पढ़ना पड़ेगा, प्लान डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो दिया है। ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि 1947 में उत्तर प्रदेश जो था ना, उसकी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जो थी, वो हम जो एवरेज देश की आय थी उतने पर थे हम लोग। ऐसा नहीं था कि उससे नीचे थे, हम जो एवरेज आय थी देश की उसमें उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आए थे। लेकिन क्या बदलाव आया 75 साल में कि आज हम नीचे से तीसरे नंबर पर, केवल 2 प्रांत हमसे नीचे, मेरे ख्याल बिहार और झारखंड पीछे है, उसके अलावा हम सबसे नीचे हमारी प्रति व्यक्ति आय है। तो निरंतर जो है हमारा ग्राफ नीचे होता चला गया
और कई और प्रदेश जैसे दक्षिण भारत के प्रदेश हैं, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र है, वो आगे बढ़ता चला गया आगे चल- और हम लोग पीछे होते चले गए और उसमें गैप भी बढ़ता चला गया। और विशेष रूप से अगर आप स्टडी करेंगे तो 1990 के दशक के बाद से ये गैप निरंतर ही बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका विश्लेषण भी बड़ा आवश्यक है और उसका मेन रीज़न यही रहा कि हम कृषि प्रधान प्रदेश ही बन के रह गए और कृषि में उतनी ग्रोथ रेट नहीं हो पाती है और हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, अधिकतर पॉपुलेशन कृषि पर ही अपने निर्भर हो गए। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर हम लोग उसी में निर्भर हो गई डेवलप नहीं कर पाए। वो सब्सिस्टेंस लेवल हो गया, बिल्कुल सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी में रहने लगे इकोनॉमी में। हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, औद्योगिकरण होना बहुत ज़रूरी है कि लोग कृषि से निकल के लेबर उद्योग में आए, उनकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़े और इससे और अधिक जॉब्स क्रिएट हो और अधिक उनको मौके मिले अपने जीवन के सुधार लाने में। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूपी और यूपी में इन्वेस्टमेंट लाना मैं समझता हूँ यूपी के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी विकास की दर भी बढ़ेगी हमारी और हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। और उसके लिए प्रयास हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का मीट्स होते हैं, लगातार टारगेट्स होते हैं, सब दिए जाते हैं, बड़े बड़े एमओयूज भी होते हैं। लेकिन अगेन सुशासन का इसमें काम आ जाता है। सुशासन वही है कि अगर जो एमओयूज हुए हैं उसमें कितने एमओयूज को हमने वास्तव में ज़मीन पे सही तरीके से उतारा, ये काम प्रशासन का है। क्योंकि इंडस्ट्री वाला आता है, वो आपकी नीतियों को देख के आता है, तो सही तरीके से नीतियों का लाभ आप उसको दे सकें। नंबर एक, क्या भाई तुमको हम कैपिटल सब्सिडी देंगे, हम तुमको इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, हम तुमको ऑनलाइन सिस्टम देंगे, सिंगल विंडो, वो सही तरीके से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तभी वो उससे आकर्षित होगा। इसके अलावा भी उसकी कई मांगे होती हैं। कभी कोई कहता है मुझे ज़मीन सस्ती चाहिए, कभी कोई कहता है मुझे ये जीएसटी का पूरा रिफंड चाहिए, कभी कोई कहता है मुझे ईपीएफ का पैसा जमा करने के लिए शासन से वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो उसको एक एक चीज़ को देख के निर्णय लेना पड़ता है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और गवर्नमेंट है उसको, जिससे कि लोग हमारे प्रदेश में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनके पास विकल्प है। सभी प्रदेश अगर हम नहीं देंगे तो कोई दूसरा राज्य बुला लेगा, तो कोई और प्रदेश बुला लेगा, वहाँ चला जाएगा, वो ज़्यादा सहूलियत देगा, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये एक स्पर्धा अच्छी चीज़ है, लेकिन ये स्पर्धा हो रही है, कंपटीशन है, वेरी स्टेट्स में हो रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए काम हो रहा है, पर इसको जैसे मैंने कहा, इस जो भी नीतियाँ हैं या जो भी एमओयू साइन हो रहे हैं उन्हें धरातल पे उतारना, ये गुड गवर्नेंस का पार्ट है, जिसके अधिकारियों की जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और अलग अलग अधिकारियों का इसमें लक्ष्य होना चाहिए और उनको इसकी पूर्ति करनी चाहिए। तभी जो है ये काम हो पाएगा और तब वास्तव में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। और हमको जो हम नीचे से तीसरे नंबर पर आए, कम से कम उठ के हमको बीच में एवरेज लेवल पर तो आ जाना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का कुछ विकास हो पाया। सर पिछले कुछ दिनों, पिछले कुछ सालों में हमारी मौजूदा यूपी गवर्नमेंट ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट डिक्लेयर किया है और बहुत सारे एमओयूज जैसा कि आपने बताया साइन हुए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी लोगों ने शो किए। ये फाइनली कैसे तय करते हैं कि जो एक्चुअली इन्वेस्टर समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो ऑफर दे रहे हैं वो ग्राउंड पर कितने उतर रहे हैं? यही तो मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। तो एमओयू साइन करना तो कठिन काम नहीं होता है। कोई भी उद्यमी आ जाएगा, उससे आप कहेंगे भाई कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, तो कह देगा साहब मैं करूँगा इतने 100 करोड़ करूँगा, 500 करोड़ करूँगा। ये कहना तो आसान हो जाता है, लेकिन उसके बाद लागू करने के लिए वही एक तो उसके पास विकल्प होता है कि हमारे प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेश है जहाँ वो जा सकता है। दूसरा ये है कि हम क्या सहूलियतें दे सकते हैं। तीसरा वो सहूलियतें हम कितनी जल्दी दे सकते हैं, इतनी कम परेशानी से हम उद्यमी को जो है उसको फैसिलिटी दे सकते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हो सकती है कि वो हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो खाली एमओयू साइन करना अपने आप में अच्छी चीज़ है, पर इट इज़ नॉट द फाइनल थिंग। फाइनल थिंग है कि उसमें से हम 50%, 60%, 70%, तो 90% कितना परसेंटेज वो उतारे तो ज़मीन पे एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट हो, एक्चुअली वो रोज़गार उत्पन्न हो, तब विकास जो है वो दिखाई पड़ेगा या तेज़ गति से दौड़ेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट होगा तभी जो $1 ट्रिलियन की आपने बात कही है उसके हम कहीं नज़दीक पहुंच पाएंगे। ऐसे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारी जीडीपी केवल $250 बिलियन है। तो 250 बिलियन से ट्रिलियन, 1000 बिलियन में पहुंचना, 33% ग्रोथ पर ईयर, वो संभव नहीं, इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जिसको रखा गया है। इस उद्देश्य से कि कम से कम योजनाबद्ध तरीके से काम होना शुरू हो जाए और 1 ट्रिलियन ना सही तो उसके आसपास कहीं पहुंचे, या वो 27 में नहीं तो कभी आगे उसकी पूर्ति हो, पर कम से कम एक
दिशा हो, एक डायरेक्शन हो जिस डायरेक्शन में विकास हो सके और एक सुनियोजित लैंड तरीके से विकास हो सके। मैं समझता हूँ इसको इसमें ध्यान में रख के। तो सर आपने प्रोजेक्ट्स एंड प्लान डेवलपमेंट यानी परियोजनाएं और नियोजित विकास और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजनाएं, यूपी गवर्नमेंट स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट इन यूपी, इश्यूज एंड इम्पैक्ट, इस पर बहुत प्रकाश डाला। थोड़ा सा सर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन उत्तर प्रदेश, पब्लिक फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसी, टैक्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए फाइनेंस का तो बड़ा क्लियर ये है कि हमारे संसाधन हमको देखने पड़ते हैं क्या है। हमारे संसाधन काहे से आते हैं? जीएसटी का शेयर मिलता है हमें, मुख्य टैक्स का, एक्साइज ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, और आपका कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह से या एक आधे और मदों से पैसा आता है। तो ये टैक्स के रिसोर्स हो गए। तो हमें ये देखना है कि हमारे ओन टैक्स रिसोर्सेज कितने हैं और इसमें निरंतर बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पड़ती है। 10% से या 20% से लक्ष्य रखे जाते हैं। इसकी मॉनिटरिंग में भी जब चीफ सेक्रेटरी था तो रिसोर्सेज की मीटिंग हर माह होती थी और उसमें हम लोग किया करते थे, क्योंकि जब तक संसाधन नहीं होंगे तो विकास कैसे करेंगे? और संसाधन अपने होंगे तभी हम उससे साथ बोरोइंग जोड़ेंगे। क्या बोरोइंग को जोड़ के तब अपना जो हमारा बजट है उसकी हम पूर्ति कर पाते हैं। आज हमारा बजट हम कहते हैं कि इतने 5 लाख करोड़ का है मान लीजिए, या 6 लाख करोड़ का बजट इस बार हम लोगों ने शायद पारित किया था, 6.25 लाख करोड़ का। तो 6.25 लाख करोड़ का बजट है तो फिर इसके लिए संसाधन आने बहुत आवश्यक है। रिसोर्सेज से और बोरोइंग से कितने आएंगे? बोरोइंग में आएगा तो उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और उन संसाधनों का सही तरीके से खर्चा हो, ये है पब्लिक फाइनेंस की कि वो कहीं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो, गलत एक्सपेंडिचर ना हो, उसका सही तरीके से मूल्यांकन हो कि खर्चा हो, और जिस योजना के लिए है वहीं खर्चा हो, और उससे उसको परिणाम जो मिले, अगर वो मिलना शुरू होगा और खास तौर से कैपिटल एसेट्स बनने शुरू हो जाएंगी, वो एसेट्स अपने आप में आगे चल के रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अपने आप में सड़कें बनेंगी और देखिए विकास होगा, इंडस्ट्री आएगी, फार्मर अपना प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचा पाएगा। आपने सर एक्सप्रेस वे बनाया है तो एक्सप्रेस वे से देखिए इतना लाभ होता है। एक्सप्रेस वे खाली इसलिए नहीं है कि गाड़ी तेज चले, उसमें विकास हो जाएगा, उसके दोनों तरफ ज़मीनों के भाव बढ़ जाते हैं। वहाँ पे देखिएगा होटल और अब हमारा स्टेट एक्सप्रेस वे स्टेट कहला एक्सप्रेस वे स्टेट अब आज कहला रहा है उत्तर प्रदेश। तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है, बड़ी अच्छी बात है जो शुरू हुआ हम लोगों ने किया था लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से, तो आज चल के उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अच्छा काम है। तो इस तरीके पावर सेक्टर आपने बात करी, अभी ऊर्जा में हम लोगों को और जनरेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा बात आई कि पीक डिमांड 27,000 मेगावाट पहुँच गई, क्या पहुँच गई, उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से कटौतियाँ होनी शुरू हुई, इस वजह से दिक्कत आई लोगों को। तो वो कैसे हम उसको बढ़ाएं, जनरेशन को कैसे, पीक डिमांड जो हर साल बढ़ती जा रही है, अब तो हर जगह लोग एसी यूज़ करते हैं, उसको कैसे हम मीट कर सकें, ये है। और इसमें कितना शेयर रिन्यूएबल का होना चाहिए, रिन्यूएबल का शेयर बढ़ाना है धीरे धीरे, ये भारत सरकार ने भी कहा है और मोदी सरकार ने भी कहा। तो रिन्यूएबल में हमारे यहाँ विंड एनर्जी तो है नहीं, हमारे यहाँ सोलर एनर्जी, और विशेष तौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र इसके लिए बहुत पर्याप्त क्षेत्र है, जहाँ बड़े बड़े सोलर की यूनिट्स लग भी रहे हैं और लगने चाहिए, और इसमें सोलर का उत्पादन हो। कृषि के क्षेत्र में भी सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई बहुत अच्छी हो सकती है, इसमें बिजली के लिए किसान को इंतजार नहीं करना पड़ सकता है। घरों में लोगों ने सोलर के वो लगा लिए हैं सेट ऊपर से, जिसमें उनको पूरी अपने घरों की बिजली जो है वो सोलर वोल्टाइक सेल के माध्यम से जो है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ऑफिसेज में भी वो उपलब्ध हो जा रही है। तो रिन्यूएबल में ये है कि धीरे धीरे हमें सोलर एनर्जी जो हमारे मुख्य रिन्यूएबल है उसका शेयर बढ़ाना है, क्योंकि एक तो ग्रीन एनर्जी है और वो रिन्यूएबल है, ख़त्म नहीं होगी। बाकी जो इससे आती है कोयले से, थर्मल से बन के, वो नॉन रिन्यूएबल है, उसमें पॉल्यूशन भी है, बहुत ग्रीन हाउस गैसेज उसकी निकलती हैं, प्लस वो कोयला खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो ये सब बातें ध्यान में रखने की हैं जब इसकी नीति विषयक प्रश्नों पर हम लोग बात करें। सर, ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण है, पॉल्यूशन है, नदियों का पॉल्यूशन है, वाटर का आपने बताया, और इसमें सर इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम, वेजिटेशन, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब टॉपिक्स हैं। नहीं देखिए, जैसे पॉल्यूशन ही है, एक तो वाटर पॉल्यूशन है, हमारी नदियाँ पॉल्यूट हो रही हैं, हमारे पीने के पानी की स्रोत पॉल्यूट हो रहे हैं, उनको कैसे क्लीन किया जाए। दूसरा आया कि साहब जो हमारा पॉल्यूशन, हवा का पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, वो तो हमारे कई उत्तर प्रदेश के शहर टॉप पे आ जाते हैं पॉल्यूशन के, वो ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि ट्रांसपोर्ट, वो आता मैं जो कही गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं, उसके अंदर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इंजनों से सब निकल रहा है, वो एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आ रहा है, मैटर जो है वो पहुँच रहा है। तो जिसकी वजह से आज जो है वो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे कहा जाए कि भाई
आप कितना कम एमिशन आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से करें, कैसे इंडस्ट्रियल एमिशन को कंट्रोल किया जाए, कैसे और एमिशंस को कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए पूरा एक एयर पोल्यूशन का योजना हर शहर की बनाने की आवश्यकता है। जो वो आवश्यकता है उसको लागू करना और लगातार उसकी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। पेड़ लगाने हैं अधिक से अधिक, पेड़ों से जो है वातावरण जो है वो सुंदर बन जाए। हम लोग सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि हर साल सरकार की ओर से ये घोषणा की जाती है, ख़ास तौर से बारिश के आने के दिनों के पहले जब मानसून आता है, कि 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ वृक्षारोपण किए जाएंगे। तो अगर वास्तव में इतने वृक्षारोपण हो रहे हैं और मान लें आधे भी किन्हीं वजहों से नहीं उग पाए, नष्ट हो गए, तो भी क्या इतने वृक्षारोपण कार्यक्रम की जो घोषणा होती है वो व्यवहारिक धरातल देखिए, इसमें करते तो यह है कि खाली वन विभाग तो इतने पेड़ नहीं लगा सकता। तो इसमें करा यह जाता है कि सभी विभागों के लक्ष्य बना दिए जाते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे पंचायत हो, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, कृषि डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट को लक्ष्य दिया जाता है कि जहाँ जहाँ भी उनका लैंड अवेलेबल है, जहाँ कहीं भी लैंड मिले वहाँ गड्ढा खोदें, तैयारी करें और प्लांटेशन करें। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरीज में या हॉर्टिकल्चर की नर्सरीज से पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। तो लक्ष्य रखता है इसका बहुत आवश्यक है कि प्लांटेशन अधिक से अधिक हो। लेकिन हम मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम जो करोड़ों की संख्या में बात करते हैं उसमें कभी कभी दूसरे पहलू को भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि जितने हम पेड़ लगा रहे हैं उसका सर्वाइवल रेट क्या है, वो कितने पेड़ बड़े हुए, उनसे अगर हमको वो मिलना शुरू हो जाएगा, फॉरेस्ट कवर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितना फॉरेस्ट बढ़ गए, या कितने पेड़ों की संख्या जो है वो एक्चुअली ट्री कवर जो है वो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इस सब में भी एक एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत है। तभी पता चलेगा कि एफॉरेस्टेशन का कार्यक्रम हमारा पूर्ण रूप से सफल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और पेड़ तो लगाने बहुत महत्वपूर्ण है। आज सड़कें बन रही हैं, विकास कार्यक्रम हो रहे हैं, सब में पेड़ कट रहे हैं, तो उसका कंपेंसेटरी ये पेड़ उतने ही लगने की बात आती है। तो क्या उतने पेड़ लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, इसमें कभी कभी एक ग्रे एरिया है। निर्णय तो हो जाता है कि इतने पेड़ लगाए जाएंगे जितने काटे गए, ये शायद उतने कभी कभी नहीं लग पाते हैं। तो इस सब की बड़ी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन को आप तो खुद ही एक्सपर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टॉक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट दैट। सर, पेपर 6 का लास्ट टॉपिक अब आपसे जानना चाहते हैं, द इवॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के विकास के लिए लोक निजी सहभागिता का उद्विकास कैसे हुआ? वो बिल्कुल ज़रूरी है। बिना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के विकास इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि बहुत संसाधन की आवश्यकता है। उतने संसाधन सरकार अपने स्रोतों से नहीं उपलब्ध करा पाता है। तो निजी सेक्टर को लाना है, उनके नीतियाँ बना के आकर्षित करना है कि वो अपने संसाधन लगाएं। और उसके कई मॉडल हैं कि निजी सेक्टर तो अपना रिटर्न जाएगा ना, पैसा लगाएगा, तो कैसे निजी सेक्टर को रिटर्न मिल जाए उनको। जैसे सड़क में भी अगर वो बनाता है सड़क, तो टोल टैक्स के माध्यम से उसको कैसे उसका रिटर्न मिल जाए। पावर सेक्टर में अगर वो पावर बना के हमको देता है, तो कैसे उसका हम पेमेंट सुनिश्चित करेंगे कि पेमेंट इसको मिल जाए। तो इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कई मॉडल हैं। एन्युटी मॉडल एक होता है और बाकी और कई मॉडल्स होते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट तैयार होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। तो वो सब को ध्यान में रखते हुए निजी सहभागिता बहुत आवश्यक है। मतलब हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी लाना है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी लाना है। और टोटल इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तभी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लागू होंगे, तभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और तभी उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट की आपने बात करी वो तभी बढ़ पाएगी जब ये हो पाएगा। इसलिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। और इंटरनेट पे आप जाएंगे तो यूपी में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, उनका अध्ययन कर लिया जाएगा। सर, आपने अपना बहुत अमूल्य समय हमारे विद्यार्थियों के लिए, सिविल सेवा के तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निकाला। आपके लंबे प्रशासनिक अनुभव का हमें लाभ मिला। आपने हमारा मार्गदर्शन और ज्ञानवर्धन दोनों किया और भविष्य में भी आप हमें इसी तरह से उचित मार्गदर्शन और सही राह दिखाते रहेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई अगेन request you with open heart and folded hands to keep mentoring and guiding us and remain always benevolent to our students to give your blessings to them. Thank you very much त्रिपाठी जी, thank you very much and thank you very much। मैं बिल्कुल आपके साथ जहाँ भी होगा मैं जुड़ूंगा और सहयोग दूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.